हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील। दोस्तों, जैसा कि हमने एडुटेरिया का 4 प्रैक्टिस सेट डाला था, आई होप आप लोग को वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। उसी तरह हम आज प्रमुख भारतीय संविधान के जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में लगभग कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या कोई भी बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी सीजीएल 3 में जो आगे मेंस होने वाला उसमें हो, इस सभी एग्ज़ाम में ये लगभग बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इससे अनुच्छेद से लगभग हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन या लगभग 3 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये वीडियो को बहुत ही गौर से और शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ये वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उस सारे संविधान के अनुच्छेद के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को एक दूसरे में शेयर भी करें और अपने देखें और अपने दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं उसमें सब में शेयर भी करेंगे। चलिए आप स्टार्ट करते हैं प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। तो अनुच्छेद 1 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसमें दिया है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। जैसे कोई भी अदर कंट्री का कोई अगर स्टेट है वो अपना भारत में शामिल होना चाहेगा तो उसके लिए प्रावधान अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में नामों में परिवर्तन, यानी वर्तमान में जो राज्य है उसको अलग अलग राज्य में विभाजित करना या कोई भी राज्य के नाम का नाम या वर्तमान नाम देना, यानी अलग नाम उसका परिवर्तित करना, ये सभी जो है संसद के पास है इसका अधिकार। और ये आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत है। चलिए आगे अनुच्छेद 5 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 5 में दिया है, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 12 तक दोस्तों नागरिकता के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता जो है ये अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है। और संविधान के जितने भी पाकिस्तान से जो आने वाले लोग हैं भारत, उसके लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। और जो पाकिस्तान जाने वाले हैं उसके लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में है। इसीलिए आप लोग गौर से याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय जो नागरिकता मिला था वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में 2 प्रकार का दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। ये दोनों याद रखिएगा। विधि के समक्ष समता की बात करें तो विधि के समक्ष समता लिया गया है ब्रिटेन से और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इस दोनों का जिक्र अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 15 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध, यानी कि कोई भी अगर व्यक्ति हो उसको धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत के बारे में अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। जैसे कि छुआछूत हो, इस ये सब के बारे में जिक्र अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। कोई भी आदमी उपाधि तब तक मतलब ग्रहण नहीं कर सकते हैं कोई भी विदेश से जब तक कि भारत के राष्ट्रपति का ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। इससे पहले वो कोई भी विदेशी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हैं, ये भी संविधान में जिक्र किया गया है। तो उपाधियों का अंत जो है ये है अनुच्छेद 18 में। और कोई भी उपाधि, भारत रत्न या कोई उपाधि या कोई भी उपाधि मिलता है तो ये अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलता है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसमें वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण के बारे में भी अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के एफ में जो स्वतंत्रता था संपत्ति का अधिकार, उसको अभी अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 19 के एफ में जो था उसको हटा करके और एक था 31 में, ये दोनों को हटा करके अभी संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 300 का क में संपत्ति का अधिकार अभी वर्तमान में है। चलिए आगे क्वेश्चन अनुच्छेद 20 को देखते हैं। अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, अनुच्छेद 21 में है। 21 के क में है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 के क में दिया हुआ है, जो कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको मूल अधिकार बनाया गया था। यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, ये आर्टिकल 21 के क में दिया हुआ है। आगे अनुच्छेद 22 में देखते हैं। अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है जो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण, कुछ मामले में गिरफ्तारी के बारे में अनुच्छेद 22 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम, यानी मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध, इस सब से दृष्टि, ये सब अनुच्छेद 23 में दिया हुआ, यानी कोई भी मानव के साथ आप बलात्श्रम, उसको ज़बरदस्ती किसी काम पे नहीं लगा सकते हैं, ये आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 में दिया हुआ है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कोई भी 14 वर्ष से निम्न आयु के बच्चों को कोई भी फैक्ट्री या कारखाना में नहीं लगाना है, इसके बारे में दिया हुआ है आर्टिकल 24 में, अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है अंतःकरण, अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और धर्म के आवाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से प्रचार आचार कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं लगा सकता, ये अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 30 में दिया हुआ अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षण संस्थान की व्यवस्था करना, ये अनुच्छेद 30 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है, और इसी को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कह करके पुकारा था, अनुच्छेद 32 को। चलिए चलते हैं आगे अनुच्छेद 39 में। तो अनुच्छेद 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व के बारे में, अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 39 की क की बात करें तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कोई भी व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए और उसको निःशुल्क विधि सहायता, यानी लॉ एंड ऑर्डर का निःशुल्क सहायता मिलना चाहिए, उसको 39 के क के तहत। आगे अनुच्छेद 40 की बात करें तो अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के गठन यानी स्थापना, ग्राम पंचायत के गठन के ये बारे में चर्चा अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 41 की बात करें तो अनुच्छेद कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो अनुच्छेद 42 में कुछ मामलों में प्रसूति सहायता है, ये सब के बारे में, और कुछ मामलों में काम पाने का अधिकार, ये 43। आगे 43 में देखते हैं। 43 में कुटीर उद्योग के बारे में भी आर्टिकल 43 में दिया हुआ है, और 43 का ख में दिया हुआ है सहकारी समितियों का प्रावधान, और सहकारी समिति का प्रावधान 97वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, सहकारी समिति, और ये भाग 9 के ख में दिया हुआ है। आगे अनुच्छेद 44 में दिया हुआ नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 44 में, और ये एकमात्र राज्य गोवा में वर्तमान में अभी लागू है समान सिविल संहिता। आगे अनुच्छेद चलते हैं। अनुच्छेद 45 पे चलते हैं। अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के क की बात करें तो अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा जीवों को संरक्षण के बारे में दिया हुआ है 48 के क में। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में, अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है, और 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये अनुच्छेद 51 में दिया है। दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। 51 के क की बात करते हैं तो 51 के क में मौलिक कर्तव्य दिया गया है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लाया गया था। मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या अभी कुल मूल कर्तव्य की संख्या अभी कुल 11 है, जो कि पहले 10 था। 11वां मूल कर्तव्य जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो बताए थे 21 के क में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था, और 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है, जो भाग 4 के क में भी दिया हुआ है। आगे है अनुच्छेद 52।
अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 में बताया गया है भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। आगे अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 55 में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे। चलिए आगे अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का यानी उसको योग्यता के बारे में अनुच्छेद 57 में दिया हुआ है। 58 में दिया हुआ है राष्ट्रपति की पद की योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होता है या इसके बारे में क्या क्या उसको क्राइटेरिया है, इसके बारे में आर्टिकल 58 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता के बारे में। अनुच्छेद 60 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, अनुच्छेद 60 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है, यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ। और उसको महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है राष्ट्रपति को, उसके महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले। चलिए आगे 66 आर्टिकल को देखते हैं। आर्टिकल 66 में दिया हुआ है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, अनुच्छेद 66 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 70 के बारे में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में जिक्र किया गया है, निर्वहन के बारे में जिक्र किया गया है, यह है अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 72 की बात करें तो इसमें क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण के बारे में राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। और क्षमादान कुल 3 तरीकों से किया जाता है, लघुकरण, परिहार और लघुकरण है, परिहार है, ये सब के बारे में अनुच्छेद 72 में दिया गया है। ठीक है, आगे अनुच्छेद 73 पे चलते हैं। अनुच्छेद 73 में दिया गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में, अनुच्छेद 73 में दिया गया है। अनुच्छेद 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, ये अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। 75 के 1 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये दिया हुआ है 75 का 1 में। और 75 का 3 में दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और वास्तविक रूप से बात करें तो मंत्रिपरिषद वास्तविक रूप से राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। चलिए आगे अनुच्छेद 76 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 76 के बारे में बताए थे कि भारत के महान्यायवादी के बारे में दिया गया अनुच्छेद 76 में। 79 में है संसद के बारे में, संसद के गठन का प्रावधान 79 में है। 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है और 81 में दिया हुआ है लोकसभा के बारे में। इसको याद करने के लिए ये तीनों को सरल याद रखिए, सरल याद रखिएगा। 100 से संसद, 79, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। 79, 80 और ये 81, ये तीनों याद रखिएगा, सरल से याद रखिएगा। सरल से 100 से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। चलिए आगे 83 के 1 में देखते हैं। 83 के 1 में है राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसके बारे में दिया गया है। 83 में राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसके प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसमें पदस्थापित हो जाते हैं, यानी कि इस्तीफा दिया जाता है और नए सदस्य उतना आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 में है संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी संसद का विघटन, सत्र और सत्रावसान के बारे में जिक्र आर्टिकल 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 100 का 1 में है लोकसभा के अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर यानी टाई होने पर करेंगे। यानी जब लोकसभा का पक्ष जो है वो बराबर हो जाता है, यानी मत लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दल का यानी 50-50 होने पे वो जो है उसका निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देगा। इसके जिक्र अनुच्छेद 100 का 1 में दिया गया है। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है यानी कि 50-50,
लोकसभा यानी पक्ष और विपक्ष में जब 50-50 मत हो जाता है तो वो 50-50 होने पर लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो निर्णायक देगा, यानी 50 + 50 = 100। तो अनुच्छेद 100 में दिया गया है, इसका जिक्र है। चलिए आगे अनुच्छेद 108 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में जिक्र किया गया है। और संयुक्त बैठक जो है वो कभी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों पे संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जा सकता है, इसलिए ये दोनों याद रखिएगा। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे संयुक्त बैठक नहीं लाया जा सकता है। और संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 109 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 109 में, और धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात करें तो 110 में। ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, जो कि 109 में दिया हुआ धन विधेयक के संबंध के बारे में विशेष प्रक्रिया, ये अनुच्छेद 109 में है। और धन विधेयक की परिभाषा की बात करें तो वो है 110 में। अनुच्छेद 112 की बात करें तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ये अनुच्छेद 112 में दिया गया है, जिसको बजट भी कहा जाता है, इसको बजट बोल सकते हैं। लेकिन बजट का जो है भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण के तौर पे इसका जिक्र है अनुच्छेद 112 में। 117 की बात करें तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, ये अनुच्छेद 122 में है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अनुच्छेद 123 में है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 की बात करें तो एक मिनट, चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 124 की बात करें तो इसमें है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, इसके बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। और 129 की बात करें अनुच्छेद 129 में, इसमें उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 129 में। और हाई कोर्ट के बारे में अगर बोले तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में अनुच्छेद 215 में दिया हुआ है, ये हाई कोर्ट के बारे में। और उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया हुआ है। चलिए अनुच्छेद 129 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 129 में है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये तो बता ही दिए थे। और 137 की बात करें तो 137 में है उच्चतम न्यायालय का पुनरावलोकन यानी रिव्यू की शक्ति जो है, ये अनुच्छेद 137 में दिया हुआ है। 143 में है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में, अनुच्छेद 143 में दिया गया है। 148 की बात करते हैं तो इसमें है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक दिया गया है, जिसमें कुल 3 है दिया हुआ। और इसमें 148 में कैग के पद के बारे में, यानी कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ये अनुच्छेद 148 में दिया गया है। 155 की बात करें तो अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति होगा, ये अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल के क्षमादान, अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण, इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 161 में, जो कि राज्यपाल के क्षमादान है ये। और अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये अनुच्छेद 162 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 164 के 1 की बात करें तो इसमें दिया हुआ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 164 का 1 में। अनुच्छेद 165 में दिया हुआ राज्य की महाअधिवक्ता, इसके बारे में अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 169 की बात करें तो अनुच्छेद 169 में दिया हुआ राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, इसके बारे में 169 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 174 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने और उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार, ये है 174 में। आर्टिकल 200 यानी 200 में दिया हुआ है राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, ये है अनुच्छेद 200 में। 201 में बात करें तो अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में 201 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 213 की बात करें तो अनुच्छेद 213 में दिया हुआ विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अनुच्छेद 213 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ये 214 में दिया हुआ है। और अभी तुरंत बताए थे 215 में कि उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 215 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 216 में 217 की बात करें तो इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में जिक्र किया गया अनुच्छेद 217 में। आगे अनुच्छेद 219 की बात करें तो अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये 219 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 226 की बात करें तो उच्च न्यायालय की कुछ रीटें निकालने की शक्ति जो है, ये अनुच्छेद 226 में दिया हुआ है। आगे अनुच्छेद 231 की बात करें तो अनुच्छेद 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना, ये अनुच्छेद 231 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 239 में है संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में संबंध, ये अनुच्छेद 239 में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 239 के क में है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में, अनुच्छेद 239 के क में दिया हुआ है। अनुच्छेद 241 में दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 241 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 के क में है ग्राम सभा के बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 243 के ख में है पंचायतों के गठन के बारे में। दोस्तों अनुच्छेद 243 में अन्य प्रकार की अनुच्छेद हैं, जिसमें पंचायत के संबंधित विभिन्न प्रकार की बातें इसमें जिक्र किया गया है। इसको गौर से देखिएगा, हर एग्जाम में लगभग इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 243 के क में हम बता दिए थे, 243 के क में ग्राम सभा के बारे में जिक्र है। 243 के ख में दिया है पंचायतों के गठन के बारे में, 243 के ख में है। 243 के ग में जो है ये पंचायत की संरचना के बारे में वर्णन है। 243 के घ में ये पंचायत के स्थानों के लिए आरक्षण के बारे में 243 के घ में है। अनुच्छेद 243 के झ में की बात करें तो पंचायतों के वित्तीय मामले पर सिफारिशों करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग का गठन जो है, ये अनुच्छेद 243 के झ में है, यानी वित्त आयोग का जो गठित होगा ये अनुच्छेद 243 के झ में दिया हुआ है। चलिए आगे। दो 243 के झ में अनुच्छेद 243 के ट की बात करें तो इसमें दिया हुआ है पंचायतों के लिए निर्वाचन के बारे में जिक्र है 243 के ट में। 243 के थ की बात करें तो इसमें दिया हुआ नगर पालिका के गठन के बारे में, 243 के थ में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 के य क में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन के जिक्र अनुच्छेद 243 का य क में दिया हुआ है। अनुच्छेद 243 का य घ में जिला योजना के लिए समिति के बारे में वर्णन है 243 के य घ में। 243 के य झ में सहकारी समिति के निगमन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 249 की बात करें तो अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 249 में दिया हुआ है। इसके बाद 253 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए विधान का गठन है, 253 आर्टिकल में है। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल से संबंधित विवादों के निर्णय के बारे में जिक्र अनुच्छेद 262 में है। 263 की बात करें तो 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध के बारे में 263 में दिया होगा। अनुच्छेद 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियों को लोक लेखा के बारे में प्रावधान है, यानी भारत की संचित निधि के बारे में वर्णन अनुच्छेद 266 में है। और अनुच्छेद 267 में दिया हुआ भारत के आकस्मिकता निधि के बारे में, यानी कंटिंजेंसी फंड के बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 267 में। अनुच्छेद 280 की बात करें तो वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में अनुच्छेद 280 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 300 के क में दिया हुआ है, अभी तुरंत बताए थे जी, संपत्ति के अधिकार जो था 19 के F में और 31 में जो आर्टिकल में था उसको उठा करके 300 के क में रखा गया, यानी विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति का अधिकार जो है ये 300 के क में दिया गया है। और अनुच्छेद 312 की बात करें तो 312 में अखिल भारतीय सेवा के बारे में वर्णन है 312, और अखिल भारतीय सेवा का सृजन राज्यसभा के द्वारा किया जाता है 2/3 बहुमत से पारित करके। इसके बाद 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का जिक्र अनुच्छेद 315 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन के अधीक्षण निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये अनुच्छेद 326 में दिया हुआ है। आगे अनुच्छेद 330 की बात करें तो 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में दिया हुआ है। 331 की बात करें तो अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2019 के द्वारा निष्प्रभावी किया गया था, ये अनुच्छेद 331 में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 332 में अनुच्छेद 332 में दिया हुआ है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के बारे में जिक्र है, अनुच्छेद 332 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 333 की बात करें तो राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी, ये 333 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 338 की बात करें तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 338 की क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 का क में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 338 के ख के बारे में बात करें तो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये अनुच्छेद 338 के ख में दिया हुआ है। अनुच्छेद 340 की बात करें तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 340 में दिया हुआ है। 343 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगा, ये अनुच्छेद 343 में है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं अनुच्छेद 350 के क में है। अनुच्छेद 350 के ख की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार है, ये अनुच्छेद 350 का ख में है। अनुच्छेद 352 में आपात के बारे में बताया गया है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में किया जाएगा, न कि आंतरिक अशांति के आधार पर किया जाएगा, ये अनुच्छेद 352 में है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, ये अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 360 में, और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात भारत में नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति की प्रक्रिया जो है, ये अनुच्छेद 368 में दिया गया है। तो दोस्तों यहीं तक था। आप लोग को आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी अनुच्छेद थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे। आप लोग इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आए तो दोबारा वीडियो को जो है ये दोबारा देखिए, 2 बार नहीं 3 बार देखिए। अगर 2-3 बार आप लोग देखिएगा वीडियो को तो बहुत ही अच्छा से इसमें समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।